अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम लोग वन से लेकर ये जो 14 यहाँ तक हम लोग अध्ययन पहले ही कर लिए हैं। ठीक है जी। यह कौन से रोग से पीड़ित है, ये कहना चाहिए एमाइलोइडोसिस तक अध्ययन पहले से हम लोग कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसी के अंतर्गत आगे का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग थ्योरिकल के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान समय डिजिटल का समय है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी, मोबाइल, ये सब कहने चाहिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का समय है। और वर्तमान दौर में कोरोना नामक वैश्विक महामारी रोग चल रहा है। इस कोरोना महामारी के कारण भारत सहित पूरे विश्व में प्राइमरी स्कूल से लेकर KG1 KG2 से लेकर पूरे कहना चाहिए जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सभी शैक्षणिक संस्थान क्या है, बंद है। तो वर्तमान समय में जो शिक्षक है अपने छात्रों को शिक्षा देने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं। तो विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो इसी कहना चाहिए परिप्रेक्ष्य में मैं भी कहना चाहिए एक डिजिटल ऐप के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं कहना चाहिए इस डिजिटल ऐप के माध्यम से फिर आगे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को मैं पढ़ाई करा रहा हूं। तो आप लोग कहना चाहिए इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय आप लोग घर में खाली मत बैठिए। आप लोग कहना चाहिए यूट्यूब के माध्यम से, अन्य ऐप के माध्यम से पढ़ाई करिए। ये केवल कहना चाहिए ऑनलाइन पढ़ाई ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन से कम है। यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो ऑफलाइन से कहीं ज़्यादा बेहतर ऑनलाइन पढ़ाई है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे चित्रों की सहायता से पढ़ाई कर रहे हैं जो सामान्य आप ऑफलाइन क्लास मतलब क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे तो ऐसा चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे डिजिटल चित्र, ऐसे आपको इमेज मिल रहे हैं कलरफुल कि ये चित्र आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे जो पुस्तक होते हैं या तो ब्लैक एंड वाइट होते हैं या फिर NCERT वाले कहना चाहिए कलरफुल भी होते हैं, लेकिन इतना आपको इमेज या फिर चित्र नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल रहा है। तो आप कहना चाहिए मेरे YouTube चैनल नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, इनकी सहायता से आप अधिक से अधिक अध्ययन करिए, अपने मित्रों को सब्सक्राइब से करिए और आप अच्छे अंक से पास होइए। और आप भविष्य में कहना चाहिए एक बहुत ही अच्छे बायोलॉजिस्ट है या फिर डॉक्टर या फिर लाइफ साइंस के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में आप अच्छे कार्य करिए। ठीक है जी। इसी शुभकामनाओं के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र को देखिए और आप बताइए कि यह कौन से रोग से पीड़ित है। क्लियर। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को देखते हैं तभी उत्तर हमको मिलेगा। एक्जिमा क्या है? एक्जिमा मतलब खुजली। इसका कारण अज्ञात है। इसका कारण अज्ञात है, ये भी कहना चाहिए सही। इस चित्र को देखेंगे, ठीक है, यह कौन सा रोग से पीड़ित है? तो देखने से लग रहा है ये क्या रोग हो सकता है? एक्जिमा। एक्जिमा एक प्रकार का कहना चाहिए खुजली है। इनका कारण भी अज्ञात है। आधुनिक मेडिकल साइंस भी कहना चाहिए कुछ रोगों का अभी तक इलाज की बात तो दूर है कि ये किस कारण होते हैं ये ज्ञात नहीं कर पाए हैं। तो उनमें बताया जाता है एक्जिमा, ये भी कहना चाहिए इनका कारण क्या है? अज्ञात है। क्लियर। सेकंड, एक्जिमा कहा जाता है एक्जिमा इम्यून सिस्टम में कमी के कारण होती है। इम्यून सिस्टम में त्रुटि या फिर कमी के कारण होती है। क्लियर। एक्जिमा इस रोग के कारण त्वचा में लाल पैच
या फिर लाल कान, खुरदुरी, सूजन, खुजली, ये सब लक्षण होते हैं। ये भी सही। एक्जिमा जनरली तौर पर उन व्यक्तियों में अधिक होते हैं जो कहना चाहिए धूप, धूल, मिट्टी से क्या होती है, एलर्जी होती है। कुछ व्यक्ति होते हैं यदि धूप में जाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाते हैं, अधिक डस्ट वाले एरिया में जाते हैं तो एलर्जी हो जाते हैं, मिट्टी से क्या हो जाते हैं, एलर्जी हो जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी। मतलब एक्जिमा इनका होने का मुख्य कारण अभी तक अज्ञात है। माना जाता है इम्यून सिस्टम में कमी के कारण हो सकते हैं। एक्जिमा के कारण त्वचा में कहना चाहिए लाल चकत्ते या खुरदुरी या सूजन या खुजली होती है। ये जनरली तौर पर उन व्यक्तियों में अधिक होते हैं जो कहना चाहिए धूप, धूल और मिट्टी से क्या होते हैं, उनको एलर्जी होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा रोग है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा रोग है। तो चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, कुष्ठ रोग, एक्जिमा, एमाइलोइडोसिस। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, एक्जिमा। उत्तर क्या है, एक्जिमा। क्लियर। अगला है, यह कौन सा रोग है। यह कौन सा रोग है, चित्र को देखिए। तो यहाँ पर कहना चाहिए पेलाग्रा, गलत। सूखा रोग, गलत। तो उत्तर क्या है, एक्जिमा। क्लियर। अगला है, यह कौन से रोग से पीड़ित है। यह कौन से रोग से पीड़ित है। चित्र को आप ध्यान से देखिए। मानव स्किन है, इसमें कहना चाहिए त्वचा जनित रोग है। तो इस रोग को हम लोग क्या कहेंगे, कुष्ठ रोग कहेंगे। क्या कहेंगे, कुष्ठ रोग, लिप्रोसी। आप लोग भी सुने होंगे एक रोग होता है कुष्ठ रोग, इंग्लिश में लिप्रोसी। ये आजकल उन्मूलन की ओर है, ये आजकल नहीं दिखाई देता है। क्लियर। तो सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं, सभी ऑप्शन से आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कुष्ठ रोग ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। वास्तव में जो लिप्रोसी होते हैं एक बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। वास्तव में यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ये कहना चाहिए जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर रहेगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इनसे कहना चाहिए टीबी रोग होता है। इनसे क्या होता है, टीबी रोग होता है। और टीबी रोग का लक्षण क्या होता है, खांसी। उनका वैक्सीन का नाम क्या होता है, BCG। भारत या विश्व के अधिकांश लोग कहने चाहिए पहले टीबी से ही ग्रसित थे। ठीक है, वर्तमान में कहना चाहिए इनका वैक्सीन आ गया तो ये रोग भी कम हो गया है। तो कहना चाहिए कुष्ठ रोग है, त्वचा जनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, लिप्रोसी इस जीवाणु से होता है। क्लियर। कुष्ठ रोग यह एक त्वची रोग है जो कहना चाहिए प्रारंभ में दर्द रहित दाग धब्बे के रूप में प्रारंभ होती है। ये भी क्या है, सही। जब किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग होता है तो त्वचा में कहना चाहिए दर्द रहित दाग धब्बे से शुरू होते हैं। क्योंकि कहना चाहिए दर्द रहित होते हैं तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि इसमें दर्द रहित होते हैं। क्लियर। कैंसर भी जब शुरुआती दौर में होते हैं तो दर्द रहित गांठें। तो हमको जैसे हमारे शरीर में कहीं पर कुछ होता है, यदि उसमें दर्द नहीं होते हैं तो हम लोग जनरली तौर पर ध्यान नहीं देते हैं। और यदि मान लो कहना चाहिए छोटा सा है लेकिन दर्द होता है तो हमारा ध्यान उस पर चला जाता है। जैसे कई बार हम लोग कहना चाहिए अपनी नाखून को काटते हैं। ठीक है, यदि नाखून को काटते हैं तो थोड़ा सा भी ज़्यादा कट जाता है तो दर्द होता है, तो हमारा ध्यान कहना चाहिए वहाँ चला जाता है। और यदि शरीर में कुछ ऐसे रोग हो रहे हैं जिससे हमको कोई परेशानी नहीं तो हमारा ध्यान ज़्यादा उस पर नहीं जाता है। तो वैसे ही कहना चाहिए कैंसर भी होते हैं, कुष्ठ रोग भी होते हैं, लेकिन इनका अगला जो लास्ट स्टेज होता है बहुत ही
डेंजर या फिर कहना चाहिए खतरनाक परिणाम होता है। क्लियर। आगे है कुष्ठ रोग। इस रोग का अंतिम चरण में त्वचा गल कर गिरने लगते हैं। अभी आप लोग को जस्ट बताया था कुष्ठ रोग प्रारंभिक समय में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है, जब अंतिम स्टेज में पहुंचती है तो इनमें त्वचा गल कर गिरने लगते हैं। इनके चित्र भी देखेंगे तो बहुत ही डरावना चित्र दिखाई होता है इनके लास्ट स्टेज का। क्लियर। कुष्ठ रोग, यह रोग अब उन्मूलन की ओर है, ये भी सही। कुष्ठ रोग, इस रोग के रोगी को कई राज्यों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है, ये भी सही। भारत के अनेक राज्यों में यदि किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है तो उसको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता है, कानूनी रोक है। अपने छत्तीसगढ़ में भी रोक था, लेकिन अभी कहना चाहिए वर्तमान समय में एक न्यूज़ में मैं सुना हूँ, अपना जो भूपेश सरकार है वो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया है। क्लियर। आगे है कुष्ठ रोग रॉबर्ट कोच के मत का पालन नहीं करता है, ये भी सही। रॉबर्ट कोच एक कहना चाहिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मतलब आधुनिक सूक्ष्म जीवी विज्ञान के क्या है, पिता है। इन्होंने रोगों के लिए एक मत दिया है जिसको कोच का मत कहा जाता है। कोच का मत मतलब इसमें बताया है किसी भी व्यक्ति में रोग होता है तो उसमें कोई ना कोई रोगजनक होते हैं। यदि उस रोग जनक या रोग कारक को यदि किसी दूसरे व्यक्ति में प्रविष्ट कराया जाता है तो दूसरे व्यक्ति में भी क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कोच का एक मत है। ये क्वेश्चन एक बार आया था, इनमें से कौन सा रोग है जो कोच के मत का पालन नहीं करता है, तो उत्तर में क्या होता है, कुष्ठ रोग। क्लियर। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा रोग से पीड़ित है, यह कौन से रोग से पीड़ित है, तो उत्तर क्या है, कुष्ठ रोग। ये भी इनका अंतिम स्टेज नहीं है, अंतिम स्टेज में कहना चाहिए त्वचा गल कर गिरने लगते हैं। क्लियर। आगे है, यह एक कुष्ठ रोग का प्रारंभिक रूप है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह एक कुष्ठ रोग का प्रारंभिक रूप है, ठीक है, जो निम्न मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। कुष्ठ रोग कहना चाहिए उन्मूलन की ओर है, आजकल ये कहना चाहिए नहीं दिखाई देता है। जो पुराने व्यक्ति हैं उनमें दिखाई देंगे, लेकिन वर्तमान में कुष्ठ रोग दिखाई नहीं देते हैं। इसी कारण कहना चाहिए वर्तमान समय के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें या फिर वो लोग कहना चाहिए इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि ये रोग उन्मूलन की ओर है। क्लियर। जैसे कि पोलियो है, पोलियो भी क्या है, उन्मूलन की ओर है। पोलियो भी कहना चाहिए वैक्सीन आने के बाद उन्मूलन की ओर है। जब कहना चाहिए वैक्सीन नहीं आया था पोलियो का तो अधिकांश लोग कहना चाहिए पोलियो से ग्रसित हो जाते थे और विकलांग हो जाते। जो व्यक्ति स्वस्थ थे, जो व्यक्ति पैरों से विकलांग नहीं होते हैं, वो बाद में कहना चाहिए मान लो वैक्सीन नहीं लगाए थे, यदि 20, 25, 30 साल की उम्र में कहना चाहिए पोलियो का जब वायरस शरीर में प्रविष्ट करते थे तो 20-25 साल में कहना चाहिए वो विकलांग हो जाते थे। तो पोलियो का वैक्सीन आने के बाद कहना चाहिए पोलियो भी क्या हो रहा है, उन्मूलन की ओर है। मतलब आधुनिक जो मेडिकल साइंस है वो बहुत ही अधिक तरक्की किए हैं एंटीबायोटिक्स के माध्यम से और वैक्सीन के माध्यम से। जो कहना चाहिए जो टीबी रोग है, हिपेटाइटिस है, ठीक है, अधिकांश रोगों को कहना चाहिए वैक्सीन या फिर एंटीबायोटिक्स मौजूद है, लेकिन वर्तमान दौर में कहना चाहिए इस पर और अधिक कार्य किया जाना है, क्योंकि ये देखा जाता है कि कई बड़े बड़े जो रोग हैं उनका तो वैक्सीन या फिर एंटीबायोटिक्स है, लेकिन जो टाइफाइड है, मलेरिया है, टाइफाइड, मलेरिया, कैंसर, एड्स, इनमें जो टाइफाइड और मलेरिया है इनसे तो अधिकांश व्यक्ति कहना चाहिए पीड़ित रहते हैं। ठीक है, इन सब का कहना चाहिए वैक्सीन खोजने की आवश्यकता है।
क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए यह एक कुष्ठ रोग का प्रारंभिक रूप है जो निम्न मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो कौन सी मेडिसिन है? MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। इनका कहना चाहिए पहले टीवी में विज्ञापन भी आते थे, MDT खाओ कुष्ठ भगाओ, MDT खाओ कुष्ठ भगाओ। इस प्रकार से टीवी में विज्ञापन आते थे, शासकीय विज्ञापन थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, यह कौन से रोग से पीड़ित है? यह कौन से रोग से पीड़ित है? ये भी कहना चाहिए स्किन में कुछ सफ़ेद सफ़ेद दाग दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि कौन से रोग से ये पीड़ित है। सफ़ेद दाग जो कहना चाहिए मेलानिन पिगमेंट के कमी के कारण होती है। मेलानिन कहना चाहिए एक पिगमेंट से होती है, वर्णक होती है, जो त्वचा के रंगों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। जिनके शरीर में बहुत अधिक मेलानिन होते हैं वो सामान्यतः ब्लैक होते हैं। जैसे कि वेस्ट इंडीज़ के जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में मेलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर कहना चाहिए साल भर टेम्परेचर अधिक होती है। वो पूरे कहना चाहिए ग्लोब के मध्य में है, पूरे ग्लोब के मध्य में है। सूर्य की जो कहना चाहिए जो किरणें होती है हमेशा सीधी पड़ती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होती है। तो टेम्परेचर से बचने के लिए उनके त्वचा में क्या पाई जाती है? मेलानिन नामक पिगमेंट से पाए जाते हैं। तो मेलानिन क्या होते हैं? पिगमेंट से होते हैं जो त्वचा के रंगों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो ये कहना चाहिए सफ़ेद दाग यह मेलानिन पिगमेंट के कमी के कारण होती है। पहला ऑप्शन सही। विटिलिगो मतलब सफ़ेद दाग, इनका दूसरा नाम है विटिलिगो। यह शाकाहारी व्यक्तियों में अधिक होती है, यह शाकाहारी व्यक्तियों में अधिक होती है। ये कहना चाहिए केवल एक संभावना है, ये कन्फर्म नहीं है। माना जाता है जो सफ़ेद दाग होते हैं शाकाहारी व्यक्तियों में अधिक होती है, क्योंकि ये माना जाता है जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं, नॉन वेज ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनके शरीर में विटामिन B12 की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है, ऐसा माना जाता है। क्लियर। आगे है ल्यूकोडर्मा। सफ़ेद दाग का एक और नाम होता है ल्यूकोडर्मा विटिलिगो। क्लियर। यह विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकती है, ये भी सही। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्लियर। अगला है, यह कौन सा रोग है? यह कौन सा रोग है? ये चित्र देखते ही आपको पता लग गया होगा। सफ़ेद दाग सही, विटिलिगो सही, ल्यूकोडर्मा सही। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से रोग से पीड़ित है? ये कौन से रोग से पीड़ित है? तो यहाँ पर सफ़ेद दाग सही, एक्जिमा गलत, एमाइलोइडोसिस गलत। ठीक है, तो ये कन्फर्म उत्तर है सफ़ेद दाग। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंतर्गत ये चैप्टर या पार्ट 2 कहना चाहिए यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है जी। इनका हम लोग आगे अध्ययन और करेंगे। पाचन की क्रिया, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसके अंतर्गत हम लोग पहले पार्ट 1 का कहना चाहिए 2 वीडियो हम लोग अध्ययन किए। उसमें विशेष रूप से कहना चाहिए जो आहार नाल है उनके जो विभिन्न भाग है उसका अध्ययन किए। क्लियर। उसके बाद पार्ट 2 के अंतर्गत 2 वीडियो अध्ययन किए, मतलब टोटल 4 वीडियो हो गया। आगे अध्ययन करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की क्रिया, मतलब पाचन की क्रिया कैसे होती है, पाचन करने के लिए विभिन्न एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है, और कौन कौन से आहार नाल के भाग में मुख्य रूप से डाइजेशन होते हैं। जैसे कि कुछ भाग होते हैं वहाँ पर डाइजेशन नहीं होते हैं, जैसे कि माउथ एंड बकल कैविटी में होती है, फेरिंग से ईसोफेगस में नहीं होती है, स्टोमक में होती है, छोटी आंत के सभी पार्ट में होती है, बड़ी आंत में डाइजेशन नहीं होती है। तो इस प्रकार से पाचन मुख्य रूप से बकल कैविटी, स्टोमक और छोटी आंत का जो डिओडिनम भाग होता है
और इलियम भाग होता है। तो मुख्य रूप से कहना चाहिए 4 भागों में क्या होती है, डाइजेशन होती है। तो इसके जस्ट बाद हम लोग अगले दिन अध्ययन करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की क्रिया। क्लियर? तो आज के लिए केवल इतना ही।